हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया हूँ केपी भाई, शानदार हूँ। पढ़ाने आ गया हूँ आपको फिर से। मैं आपको वापस बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट न्यू हो सकते हैं, ध्यान रखना। कुछ बच्चे नए हो सकते नहीं हैं, जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है। बाकी मुझे नहीं पता लगता कि अन अकेडमी पर कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लेकिन मेरा एक रेफरल कोड है पवन, और यहाँ पर एसएससी के लिए कोई आता है अन अकेडमी पर पढ़ने के लिए, उसमें से 80-85% स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। तो क्योंकि मेरे कोर्स से भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं रेफरल कोर्स से, तो ध्यान रखना जो भी बच्चा नया है वो पिछली 2 क्लास देख कर आओ, अगर आपको रियल में ज्योमेट्री अगर सीखनी है तो। अगर आप लोग ये क्लास डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे, आप कंफ्यूज होगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आपको लगेगा कि गलत फीस दे दी, अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया या मैं बर्बाद हो गई, ये तो अब मैं क्या ही कर सकता हूं, एसएससी यार जिसकी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो बच्चे नए हैं वो पहला और दूसरी क्लास आप देख कर आना। उसके बाद मैं आप लोगों को तीसरी क्लास आज पढ़ाता हूँ, क्लास नंबर थर्ड। बोलिए ठीक है क्या? ये बात मुझे डेली बतानी होगी, नए बच्चे जो भी आएंगे उनको डेली मुझे बतानी होगी ये वाली बात। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप लोगों को 2 मिनट एक जल्दी से रिवाइज करवाता हूं, 2 मिनट में क्या आप लोगों को याद है क्या कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? पहला पॉइंट। क्या आप लोगों को ऐसा भी याद है क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है तो ये होगा एक्स प्लस वाई। एक्यूट किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, और राइट किसको बोलते हैं? 3.123। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं स्केलन होगा, दो साइड बराबर हो आइसोसेलेस होगा, और अगर तीनों साइड अलग इक्वल हो तो इक्विलेटरल होगा। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे एक्यूट, एक भी 90 डिग्री का है तो राइट, और एक भी 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। मैंने आपको 4 नंबर पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड बराबर होती हैं उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल ही इक्वल होते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 60-60-60 होता है। 5 नंबर पॉइंट मैंने पढ़ाया, दो साइड का सम ट्रायंगल में तीसरी से बड़ा होता है। 6 नंबर मैंने पढ़ाया, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। 7 नंबर मैंने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर हो तो एक्यूट होगा, अगर ऐसा है बराबर हो तो राइट होगा, और अगर ऐसा है तो अपने पास ऑब्ट्यूज होगा। ये चीज मैं समझाने के बाद आपको समझा चुका हूं। मान लो छोटी साइड, दो साइड दी हुई हो 4 और 5, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे तो इसका डबल करते हैं, 2 × 8 - 1। और मुझे बताइए यहां तक की चीजें क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या कि ऐसे 7 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? उम्मीद है एक क्विक रिवाइज आप लोगों को करवा दिया है 2 मिनट से भी कम टाइम में। उम्मीद है ये चीज सारे लोग जानते होंगे। अगर ये चीज आप लोग जानते हो, एक पॉइंट ये भी बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होगा किससे? सी क्यूब, राइट एंगल ट्राइंगल में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं आज की क्लास? मैं आपको 1 से लेकर 34 तक, ध्यान से सुनना मेरी बात ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़े। 1 से लेकर मैंने आपको 34 तक के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो लाइन और एंगल, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। 31, 32, 33 में आपको करवाऊंगा, ध्यान रखना। उससे पहले के क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बाकी आप लोग कर लेना। 31, 32, 33 और 35 में आपको बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में करते हैं। 35, उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हर प्रत्येक बैच में, जो भी बैच में शुरुआत करता हूं, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करता हूं प्रत्येक बैच को। पिछला बैच थोड़ा इससे अलग था, ये बैच इससे अलग होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो मैं चेंज करता ही रहूंगा, ये याद रखना आप लोग। अब ऐसे तो सारे ही वापस पूछोगे आप लोग, अगर मैं कहूं कि पूछ लो जो जो प्रॉब्लम है, तो कोई बच्चा 1 नंबर पूछेगा, कोई 2 नंबर पूछेगा, कोई 3 नंबर पूछेगा। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें जो आप लोग नहीं कर पाओ अगर दिमाग लगाते हो तो। ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो मैं खुद ही आपको करवा देता, अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
बाकी आपकी तो प्रॉब्लम तो रहेंगी रहेंगी अगर कोशिश नहीं करोगे तो। हाँ 30, देखो एक बच्चा आप भी लिख रहा है 32, मैं बता चुका हूँ, मैं करवा दूंगा 32, 33, 34, घबराओ मत। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर की शुरुआत करते हैं 35 से। आइए देखिए, कल जो मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। ऐसे आप लोग चुप होगे नहीं, मेरे पास है एक टेक्नोलॉजी जिससे मैं आपको कर सकता हूं सभी को चुप। ऑफलाइन क्लासेस में बोलना पड़ता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर एक बटन दबाया और आप लोग चुप। पी क्यू बराबर है पी एस के, ये दोनों बराबर हैं, पी क्यू बराबर है पी एस के और पी एस बराबर है एस आर के, ये अपने पास इक्वल है। क्यू पी एस इक्वल टू अगर 40 डिग्री है, देन क्यू पी आर का मान आप लोग बताइए। क्यू पी आर टोटल हम लोगों से पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो क्या उसके सामने के एंगल बराबर होते हैं क्या? ये वाला एंगल अगर मैं एक्स मानता हूं तो मुझे बताइए ये वाला एंगल भी एक्स होगा। कल ही मैं समझा कर आया हूं, हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? जो चीज कल की क्लास में मैंने आपको समझाई थी उसी को धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अगर मैं लिख देता हूं कि बाहर वाला एंगल 2x होगा, तो मुझे बताओ ये 2x क्यों होगा? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो 2x होगा। ये दोनों साइड बराबर हैं, इसके सामने 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। और ये एंगल जो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, ये एंगल दिया हुआ है QPS, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। और हमें QPR पूछा है, QPR हम लोग आसानी से बता देंगे। मुझे बताइए ये अगर 40 डिग्री हम लोगों को गिवन था, तो मुझे बताओ इन दोनों का सम जो होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, या इस टाइप से, ये तो आप लोग ठीक है ऐसे कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40x प्लस 4x बराबर अपने पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4x बराबर, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 4x बराबर 180 आ गया? 140 सॉरी, 40 माइनस होगा तो 140 आ गया। तो क्या x की वैल्यू 35 आ गई है क्या? x की वैल्यू 35 यहां पर पुट करोगे तो 40 और 35 आंसर कितना आ जाएगा? 75। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। आप लोग यहां पर मैंने मिटा दिया है, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो मुझे बताओ दो साइड अगर बराबर हैं, ये वाली और ये वाली साइड अगर बराबर हैं, तो रिमेनिंग दोनों एंगल के इक्वल होंगे क्या? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसमें एक एंगल अगर 40 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम होगा 140, और दोनों बराबर बराबर हैं तो क्या 70 70 के ही होंगे क्या? और ये अगर अपने पास 70 आ गया तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ ये वाला एंगल 110 होगा क्या? या तो स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से पॉइंट से कर लेना, या आप लोग कर सकते हो किससे, आप लोग एक्सटीरियर एंगल वाले से कर सकते हो, ये दोनों फिर से बराबर है। तो दोनों बराबर ही, ये 110 है तो 70 बचा, और 70 को आधा आधा करोगे तो ये भी 35 होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा 35। अगर अपने पास बराबर बराबर दो साइड बराबर, तो सामने के एंगल भी बराबर, तो 75। जिस बच्चे को कम समझ में आए या नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा रिपीट करना, वापस से देखना 3 बार 4 बार 5 बार। और सबसे अच्छी बात है, ये चीज तो आप लोग सारे लोग देख लेना चाहिए, आप लोग बाद में ऐसा लगेगा कि क्या अगली बार सर सेम वैसे ही पढ़ाते हैं क्या? वीडियो रिपीट करोगे सेम, धीरे धीरे मैं वैसे आप लोगों को बताता रहूंगा, ध्यान रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, मेरी तरफ कोई लैग है नहीं, लैग है क्या भाई? लैग क्यों आ रहा है आज? लैग अगर आएगा तो पढ़ने में मजे नहीं आएंगे, लैग तो नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ तो ठीक है चीजें। लैग है क्या? मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार, मैं रिफ्रेश करता हूं, मेरी तरफ आप सभी के पास लैग आएगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। अब उम्मीद है ठीक होगा। देखिए
वापिस समझाता हूं। यहां पर आपने पास लिखा हुआ है एडी बराबर डी बराबर ईसी बराबर बीसी, कौन कौन इक्वल दिए हुए हैं। एडी बराबर, ध्यान से समझो, ये गिवन है क्वेश्चन में। यहां पर बराबर है डी के, डी बराबर ईसी है, और ईसी किसके बराबर है, बीसी के। एक ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के एंगल बराबर होते हैं। मुझे बताओ, ये अगर मैं थीटा मान लूं, इसके सामने दोनों साइड बराबर हैं, ये थीटा मान लूं, तो इसके सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल बराबर क्यों हुए, एक एक चीज मुझे बताओ, ताकि मैं उसके बाद वहीं पकड़ लूं आपको और वहीं समझा दूं। दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण बराबर हुए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अपने पास जो एक्सटीरियर एंगल होगा, क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या टू थीटा होगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। टू थीटा कैसे आया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। एक एक बात मुझे बताते चलो, ताकि मैं वही बच्चे का देख लूं कि हाँ अच्छा इस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है। मुझे आप बताइए, यहां पर अपने पास जब भी समझ में एच लिखना है, नहीं समझ में एन, देखो मैं बताता हूँ कुछ। एक तो मैं कहता हूँ कि पहली क्लास दूसरी क्लास आप देख कर आना, क्योंकि ये चीज मैं पहली क्लास से करवाते आ रहा हूँ और कम से कम 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये अपने पास दूसरी क्लास में भी मैंने करवाए थे, आज तीसरी क्लास में भी अगर ये चीज आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी सागर भाई। यहां पर कितनी बार मैंने बताया है कि एक्सटीरियर एंगल, ये अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लो सागर भाई, कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, ये चीज याद करनी है। ये एक छोटा सा अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, बाकी चीजें छोड़ो, बड़े बड़े सपने भी। एक छोटा सा लक्ष्य बना लो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने पास अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या। बाह्य कोण जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और ये दोनों साइड भी बराबर है। मुझे बताओ, ये दो साइड बराबर है तो इसके सामने टू थीटा है, तो क्या ये भी अपने पास टू थीटा होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां तक तो प्रत्येक बच्चा कर लेगा, लेकिन इसके बाद की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। देखिए मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अब ये डायग्राम देखूंगा। यहां तक ये वाली लाइन अगर मैं खींचता हूं, मुझे बताओ ये वाला एंगल तो थीटा है और ये वाला एंगल टू थीटा है, बाकी डायग्राम भूल जाओ। तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल आएगा ये थ्री थीटा क्यों आएगा, सागर अपने जिंदगी का लक्ष्य याद करो। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाह्य जो कोण होता है, हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आपको यहां आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान रखना मैं इस डायग्राम की बाकी बीच वाली लाइन में नहीं देख रहा हूं, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अंत अभिमुख, इस रेड में, तो एक्सटीरियर एंगल ये जो होगा इंटीरियर अपोजिट, तो एक थीटा है एक टू थीटा है, तो ये थ्री थीटा। बोलो लक्ष्य याद आया क्या जिंदगी का। अब मुझे बताओ, ये दो साइड बराबर हैं, ये दो साइड बराबर है, तो इसके सामने थ्री थीटा है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर थ्री थीटा होगा। तो यहां पर इसका और इसका रेशियो हम लोगों से पूछा है, थीटा ए का और बी का रेशियो पूछा है, तो क्या आंसर 1:3 आ गया क्या। अब मैं कितना धीरे धीरे प्रत्येक चीज पूछते हुए आप लोगों को पढ़ाते चलता हूं, बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो खुद से। एपी तो 1:4 के आगे क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा रहा है। नमस्कार एपी भाई, कैसे हो, घर परिवार में सब बढ़िया एकदम। पूरा समझा दिया एक एक पॉइंट की 1:3 ऐसा है, फिर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहा है भाई। घर में परिवार में सब बढ़िया है भाई। देखो, अक्स ए वाई बराबर अपने पास 40 डिग्री है। अक्स ए वाई अपने पास अक्स वाई जेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आप बिल्कुल मत घबराओ, हम बोल रहे हैं आप तो लिख दो 60 60 60। मैं कहूंगा आपके कहने से ये लो लिख देता हूं। अक्स ए वाई, अक्स ए वाई, ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 40 डिग्री है। यहां पर अक्स बी जेड,
अक्स बी जेड, ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री है, तो ए अक्स बी आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछा है। अगर किसी का भी, ये 60 लिखने की जरूरत थी नहीं, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास है, एक 40 है और एक 30 है, अब ऊपर वाला तो पूरा एंगल पूछा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या पूरा दिमाग लगाकर आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? पूरा लगा दो जितना भी है। यहां पर अपने पास ये 40 और ये 30 दोनों को कैलकुलेटर से जोड़ोगे, जोड़ना 70 आएगा। खुद मत जोड़ना, गलती हो जाएगी, कैलकुलेटर की हेल्प लेना। और टोटल तीनों का सम होता है 180। 180 में से 70 माइनस करना साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। बोलो कर पाओगे क्या? सभी लोग बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतना धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पिछले पॉइंट पढ़ा कर आया हूँ उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। धीरे धीरे आगे मैं चलता रहता हूँ, लेकिन ये चीज अब समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 100% बच्चों को हम लोग साथ लें, क्योंकि मुझे पता है 3-4 दिन में तो उनका दिमाग वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कल की क्लास में मैं करवा चुका हूं, मुझे आंसर बताइए। मुझे ये बताओ, अगर अपने पास 4 है, यहां पर 4 और 10 है, कल की क्लास में तो मैंने बहुत समझाया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीसरी साइड अपने पास 6 से तो बड़ी होगी, दो साइड का सम, दो एक जो दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से छोटा, और जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा। तो 6 से लेकर 14 तक होगा। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बोलिए, ये अपना आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाओ, कितने बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल आप लोग बताइए। तो यहां पर जो आंसर होगा वो अपने पास इसका डबल करते हैं। 4 का डबल करोगे तो 4 गुना 2, और -1 करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, बोलिए याद है क्या? अगर कोई पूछे कि वो ट्रायंगल कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे जो ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो 7, एक 4 होगा, एक 10 होगा। और ये अगर इंटीजर है, अगर यहां पर क्वेश्चन में आएगा इंटीजर है, अगर ये 7 आंसर तब आएगा जब ए का मान इंटीजर दे, नहीं तो इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, याद रखना। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अगर ये पूर्णांक दे, अगर इंटीजर दे, पूर्णांक दे, तब आंसर 7 आएगा, नहीं तो आंसर होगा इनफाइनाइट, याद रखना आप लोग। ये अपने पास 7 होगा। अगला कौन सा होगा? अगला अपने पास होगा 4, 10 और अपने पास कितना होगा? 8 होगा। फिर कौन सा होगा? 4, 10 और 9 होगा। फिर कौन सा होगा? फिर अपने पास होगा 4, 10 और 10 होगा। फिर कौन सा होगा सर? 4, 10 और अपने पास कौन सा होगा? 11 होगा। फिर कौन सा होगा? एक होगा 4, 10 और 12, और फिर कौन सा होगा सर? 4, 10 और अपने पास 13। ये आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? कोई कहे कि ए इंटीजर है, ए इंटीजर अगर है तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 13 होगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए? देन आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 13। आपसे ये भी पूछ सकता है ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 7। बोलो समझ पा रहे हो क्या? अब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप जो होता है ना, वो अपने पास तीनों साइड का सम होता है। अगर ये 3 है, ये 5 है और ये 6 अगर है, तो कोई पूछे कि क्या अपने पास यहां से इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, अगर परिमाप पूछे ना कभी भी, परिमाप अगर पूछे तो तीनों साइड का सम होता है, ध्यान रखना। तो 3 का, 5 का और 6 अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास कितना होगा? 14। बोलिए ठीक है क्या? कभी कभार हम लोगों से पूछता है वो कि आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पर ए का मान 6 से बड़ा है और 14 से छोटा है। एक बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है मैक्सिमम 7 कैसे? 6 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है भाई? 7 ही तो होता है। तो यहां से वो बोलेगा कि इससे जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है ना उनका पेरीमीटर बताओ। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, सत्य ही खोज में निकल गए भाई। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल से जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल है ना, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल उसका पेरीमीटर बताओ। तो पहला कितना होगा? 4,
10 और 7 होगा, इसको जोड़ना है। फिर अपने पास होगा 4, 10 और 8, इसको जोड़ना है। फिर अपने पास होगा 4, 10 और अपने पास 9, इसको जोड़ना है। फिर होगा 4, 10 और 10, इसको जोड़ना है। फिर होगा 4, 10 और 11, इसको जोड़ना है। फिर होगा 4, 10 और 12, इसको जोड़ना है। और फिर होगा 4, 10 और अपने पास 13, इसको जोड़ना है। इन सभी को जब ऐड ही करना है इन सभी को, तो क्या हम लोग थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि सर इधर से ऐड करने के बजाय कैसे भी कर लो आप लोग, इनका पेरीमीटर के लिए सभी का पेरीमीटर का सम पूछा है, तो इनका या तो यहां लिख लो कि अपने पास ये कितना होगा 14 और 21 होगा, ये कितना होगा 22 होगा, ये कितना होगा 23 होगा, ये कितना होगा 24 होगा, ये कितना होगा 25 होगा, ये कितना होगा 26 और ये कितना होगा 27, और बाद में इन सभी को जोड़ लेना। बोलो ठीक है क्या? दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूं, इनका जब परिमाप पूछे, पेरीमीटर अगर पूछे कभी भी, तो क्या इनको भी आप लोग जोड़ सकते हो क्या? इनको जोड़ना जल्दी आसान है, जल्दी जोड़ पाओगे, क्योंकि 4 कितनी बार आया 7 बार, तो इनका सम जो होगा अपने पास 28 होगा। 10 कितनी बार आया 4 बार 7 बार, तो ये अपने पास 70 होगा। और ये संख्याएं फिर हम लोग अलग से जोड़ लेंगे, ये इन सभी को हम लोग अलग से जोड़ लेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप समझ पा रहे हो क्या? एपी पढ़ा हुआ होगा तो एपी से हम लोग जोड़ लेंगे। फर्स्ट टर्म अगर लगातार संख्याएं हैं तो उनको जोड़ने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। इनके सम का फॉर्मूला एपी अगर किसी बात, या तो वैसे जोड़ लो आप, ये तरीका गलत है, आप ऐसे ही जोड़ लो, या जिसका एपी पढ़ा हुआ है उस बच्चे को मैं बता रहा हूं, इनको ऐड करने का तरीका होता है जब भी लगातार संख्या में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू अपने पास नंबर जितनी टर्म्स हैं, तो इनको जोड़ने का सबसे आसान तरीका होगा 7 और 13 को जोड़ते हैं, 7 प्लस 13 अपॉन 2, ये फॉर्मूले में अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, इन सभी को ऐड करोगे तो परिमाप थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाया 5 बार 7 बार 10 बार वापस देखना, कोशिश करना कि आप लोग इसको समझो। एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 39 करो आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन का मान तो 7 पहले ही पता लग गया ना, एन का मान तो 7 है, 7 ट्राइंगल बनेंगे तो पहले ही पता है हम लोगों को पहले से ही। और इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एल बाई 2, ए फर्स्ट टर्म होती है, एल लास्ट टर्म होती है, बाई 2 इंटू एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी। 5 और 7 अगर हैं तो मुझे बताइए क्या वो जो साइड तीसरी होगी वो 2 से तो बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी। अब मुझे बताओ 2 से बड़ी साइड यहां पर देना चाहिए भाई, इसने दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन से हम लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 से बड़ा ए का मान क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब एक बच्चा जो पिछली बार पूछ रहा था ए का मान 2 से बड़ा है, तो बताओ भाई, वैसे तो 2.1 भी हो सकता है, याद रखना, लेकिन 2.1 ऑप्शन में नहीं है। या तो वो ऑप्शन में नहीं देगा, या वो कहेगा कि इसका मान जो तीसरी साइड है ना वो इंटीजर में है, ऐसे लिख देगा क्वेश्चन में। दोनों ही पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने के, या तो पूर्णांक लिख देगा या लिख देगा कि अपने पास ऑप्शन नहीं देगा। तो बताओ 2 से बड़ा ए का मान कितना होगा? 3। और 5 भी होता है, कुछ बच्चे कहेंगे 5 भी होता है, लेकिन इसने कहा मिनिमम कौन सा है। इसने हम लोगों से थर्ड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी, संभावित मान मिनिमम कौन सा होगा? 3 होगा, ये कट जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? अगला करो। पलवी अब तो समझो आप, 5 क्यों नहीं होगा? 3 और 5 में प्रज्ञा सिंह छोटा कौन सा है? ये आप अपने पूछो 4 साल का जो आपका छोटा भाई या बहन है उससे। 3 और 5 में किसी ने पूछा कि 3 और 5 दो आंसर है और दोनों में से मिनिमम पूछा, तो अब अपने दो दो 3 या 4 साल का जो छोटा भाई है उससे बड़े से मत पूछना, गलती हो जाएगी। उससे आप पूछिए कि 3 और 5 दो मान है, 3 है और 5 है, दोनों आंसर है, हमें छोटे वाला चाहिए, तो 3 और 5 में छोटा कौन सा है उससे पूछो। गूगल करो 3 और 5 में छोटा कौन सा, यूट्यूब पर लगाओ 3 और 5 में छोटा कैसे देखते हैं हम लोग।
या फिर याद कर लो 3 छोटा होता है, याद कर लो, इस चीज को रट लो। मैं फिर पढ़ाता हूं, देखिए, पूरा दिमाग लगा दो। देखिए, ये यहां पर अपने पास फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं फाइंड द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द, ठीक है, अपने पास ये कहा है 14 एंड 25 सेंटीमीटर वेयर अक्स इज एन इंटीजर, अक्स इंटीजर है। मुझे ये बताइए सभी लोग, सबसे छोटी साइड यहां पर तीसरी साइड कहां से कहां तक होगी? तो अपने पास तीसरी जो साइड होगी ए का मान, मुझे बताइए इनका डिफरेंस जो है वो 11 से लेकर, एक बार मुझे सारे लोग बताना, 11 से लेकर 39 तक होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और यहाँ पर ए नहीं दिया, हर बार ए देना जरूरी नहीं है, अब की बार एक्स दे रहा है। तो ट्रायंगल जो बनेंगे, पहली बात तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, ट्रायंगल की सबसे जो छोटी साइड होगी, वो तो अपने पास एक साइड तो 14 है, ये तो फिक्स है, पहली साइड 14 है, अगली साइड 25 है, और एक साइड, पहली साइड आप लोग ले सकते हो 12। क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या पहला ट्रायंगल? मुझे बताओ दूसरा ट्रायंगल क्यों कौन सा बनेगा? तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा 14, अपने पास 26, 25 ये तो ठीक है, अगला 13 बनेगा। अगला मुझे बताओ कौन सा बनेगा? 14 होगा, 25 होगा और 14 होगा। नेक्स्ट कौन सा बनेगा? अपने पास 14 होगा, 25 होगा, और ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे, ये अपने पास 15 होगा। ऐसे आप लोग बना लो। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो क्या आप लोग कहोगे क्या 28 माइनस 1, यानी कि अपने पास 27 होंगे। ऐसे आप लोग करते चलोगे तो 14, 25 और लास्ट साइड जो यहां पर आएगी वो 38 आएगी। बोलो ठीक है क्या? 18 कहां से? इसके लिए कल की क्लास पूरी देखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। मैंने कहा था 2b-1, क्या ये बात नहीं बता कर आया हूं? जो चीज कल मैं बता चुका हूं, हर चीज एक बार मैं समझाता हूं, लेकिन जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं उसको प्लीज आप लोग याद करके आओ, नहीं तो पढ़ने में मजे नहीं आएंगे। 27 नहीं समझ में आया, कल की क्लास 3 बार देखो। अब मैं क्या कह रहा था, क्या यहाँ पर इन सभी को अगर ऐड करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या कि एसएससी की तैयारी तो मैं इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे और फिर परिमाप जोड़ोगे? तो मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा क्या कि एसएससी की तैयारी अगले जन्म में करूंगा? क्योंकि ये क्वेश्चन तो करने में ही आपका एक जन्म तो निकल जाएगा, ये वाला तो क्या बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? तो फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं इधर से जोड़ने के बजाय। इसीलिए मैंने पिछली बार ये चीज समझाई थी। 14 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 27 बार आएगा, तो 14 को इंटू करना है 27 से। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं? 25 कितनी बार आएगा? मुझे बताओ, क्या 25 भी 27 टाइम आएगा? बोलो ठीक है क्या? और इस चीज को जोड़ने का तरीका क्या है? 12 से लेकर 38 तक की चीजें अगर जोड़ोगे तो 12 प्लस 38 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डिवाइड करेंगे 2 से, और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी टोटल 27 बने हैं, तो ये एन का मान यहां से रखेंगे हम लोग 27। मुझे बताओ 27 इंटू 25 यहां पर आ गया, 27 इंटू 25 यहां पर आ गया, तो क्या मैं 27 कॉमन ले सकता हूं क्या? मुझे बताओ। तो 27 कॉमन लोगे तो ये कितना हुआ 14, ये कितना हुआ 25, और ये कितना हुआ अपने पास 25, तो ये 50, और 27 इंटू 64। और मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि ये तो आप लोग यहाँ पर आसानी से कर लोगे क्या? इस चीज का इंटू क्या कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बता दीजिए कि एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, ठीक तरह से इस चीज को समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, एक दो तीन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा आपको पढ़ाना है, नॉलेज बहुत सारा देना है। तो जिस बच्चे के कम समझ में आया वो आप लोग जाकर वापस देखना, पूरी क्लास ढंग से, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करो आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ट्राइंगल में एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई बराबर आपने पास है 12। ध्यान से समझना आप लोग,
कोशिश करना समझने की। अक्स इंटू जेड बराबर अगर 12 है तो यहां पर अपने पास अक्स इंटू जेड बराबर अगर 12 है तो दो कौन सी संख्याओं को इंटू करने पर 12 आएगा? पेयर अब बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे। मुझे बताओ क्या अपने पास 1 और 12 हो सकता है क्या? दूसरा मुझे बताओ क्या 2 और 6 हो सकता है क्या? तीसरा मुझे बताओ क्या 3 और 4 हो सकता है क्या? क्या इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? यदि यहां पर ये पूर्णांक है, इंटीजर है, तो क्या इसके अलावा कोई इंटीजर पॉसिबल है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। तो मुझे बताओ इससे छोटे वाली साइड ये है तो इससे बनाए जा सकने वाले ट्रायंगल कितने होंगे? 2 × 1 - 1। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या? एक बार बताओ सारे लोग मिलकर, ये मुझे बताइए। 2 × 2 - 1, क्या ये फॉर्मूला याद है क्या सभी को? छोटे वाले साइड को इंटू करते हैं 2 से, तो मैं तो लिख रहा हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए। ये 1 होगा, ये अपने पास 3 होगा और ये अपने पास 5 होगा। इन सभी को ऐड कर दोगे तो अपने पास नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे वो अपने पास होंगे 9। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? एक बच्चा जिसको नहीं पता इंटीजर क्या होता है, जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 जिसमें अपने पास अपोन में 1 हो, जहां पर अपोन में अपने पास 1 हो उस चीज को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ध्यान रखना। अपने पास कल की क्लास मेरे भाई देखो आप, आकाश आपको समझ में नहीं आ रहा, कल मैं ये चीज बता चुका हूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल छोटे वाले साइड को इंटू करते हैं 2 से और 1 माइनस करते हैं। तो यहां से इंटू करने पर 12 जो आ रहा है वो कितनी नंबर वैल्यू पॉसिबल है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 12 होगा, 2 और 6 होगा और 3 और 4 होगा। इंटू 12 तो तभी आएगा ना जब या तो इनको इंटू करो या इनको इंटू करो या इनको इंटू करो। अब इसको छोटे वाले नंबर को इंटू करते हैं 2 से और -1 करते हैं, इतने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। इससे इससे सिर्फ एक ट्राइंगल बना सकते हैं। जब साइड 1 हो 12 हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक ही ट्राइंगल बना सकते हो। जब साइड 2 और 6 हो तो कितने ट्राइंगल बना सकते हो? 3। और जब 3 और 4 हो तो कितने ट्राइंगल बना सकते हो? 5। ये अपने पास टोटल 9। बोलो ठीक है क्या? एक को 12 से इंटू करो कितना आएगा? देखो एक बच्चा कह रहा है 1 × 12 कैसे सर? ये दो संख्याओं को इंटू करने पर 12 आना चाहिए, तो 1 और 12 को इंटू करो, देखो 12 आ रहा है क्या? बड़ी संख्याओं को फैक्टर करने ही पड़ेंगे आपको। चलो अगला करो। मुझे बताओ यहां पर, ध्यान से सुनना सभी लोग, आप ध्यान से सुनो, सभी का आंसर गलत, सभी बच्चे मूर्ख। एक तो सभी बच्चे मूर्ख हैं, पहली बात तो, और सभी का आंसर गलत है। बताओ क्या ओनली पहला कंक्लूजन ठीक है, क्या ओनली दूसरा कंक्लूजन ठीक है? आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड, ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। यहां पर का है न्यून कोण, देखते ये नहीं कर सकते कि 15 × 2 - 1 आंसर आ गया 29। ठीक है ना? यहां पर देखो अपने पास एक 15 है और एक 17 है और एक एक्स है। अपने पास न्यून कोण होना चाहिए, अपने पास एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या? एक बात मुझे बताना सारे लोग मिलकर, ये अपने पास ए बी सी अगर है, एक साइड ए है एक साइड बी है और एक साइड अगर सी है, तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, अगर हमें एक्यूट एंगल देखना और सी सबसे बड़ी साइड है तो A² + B² ऑलवेज ग्रेटर देन C², एक पॉसिबिलिटी आपको बताई थी। इतनी बात मुझे बताइए याद है या नहीं है? न्यून कोण त्रिभुज के लिए सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या ये चीज याद है क्या? अब मुझे ये बताओ क्या अपने पास 15 में 17 में और एक्स में बड़ा नंबर कौन सा है? तो मैं कहूंगा कि 15 अपने पास 17 बड़ा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 15 का स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 17 का स्क्वायर? एक बच्चा हाथ ऊपर करेगा क्लास में और वो कहेगा कि सर आपको क्या पता 17 बड़ा है? बड़ा तो अपने पास कितना हो सकता है, अक्स भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो मैं उसको कहूंगा ये बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल ठीक सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बड़ा हो किससे? अक्स स्क्वायर के। अभी हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 17 भी बड़ा हो सकता है और अक्स भी बड़ा हो सकता है। हाँ ना बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या एक्यूट एंगल की कंडीशन में? बोलो ये बात समझ पाए हो क्या?
17 भी बड़ा हो सकता है और कौन बड़ा हो सकता है, अक्स भी बड़ा हो सकता है। अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं आपके लिए, तो मुझे ये बताइए, अक्स स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, सोल्व कर रहा हूं। वैसे तो आपको पता होगा ये 8 आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक बच्चे के लिए सोल्व कर ही देता हूं। ये 289 होगा, ये 225 होगा, तो ये अक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 64 है। तो अक्स का मान रूट करोगे तो क्या 8 से बड़ा आना चाहिए? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये बात समझ पाए हो क्या कि अक्स का मान 8 से बड़ा आना चाहिए? सोल्व किया है, सोल्व करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं इधर वाले को, तो मुझे आप लोग ये बात बताइए कि यहां से 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये अक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताओ 514 आ गया है क्या? और अगर मैं रूट करूं तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, कि इसका मैं रूट करूं तो क्या 22 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? 22 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा 22 से बड़ा। तो मुझे ये बताओ, अपने पास जो वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान देना, अपने पास अक्स का मान 8 से तो बड़ा है और अपने पास 22 पॉइंट समथिंग से छोटा है। इंटीजर अगर होगा तो अपने पास वैल्यू कौन सी होगी? या तो 9 होगी, 10 होगी, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, सॉरी 19, 29 कहां से आ गया, 20, 21 और 22, बोलो ठीक है क्या? 22 काउंट होगा? 8 से 23 के 22 पॉइंट समथिंग है ना, उससे छोटा 22 तो होगा। जैसे 22 पॉइंट अगर एक आ जाए, मान लो छोटे से छोटा, तो 22 पॉइंट एक से छोटा इंटीजर कौन सा है? तो अपने पास 22 तो काउंट होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या 8 से बड़ा और 23 से छोटा? बोलो एकदम ठीक है क्या? इंटीजर ही अगर काउंट करने तो 22 काउंट होगा, 8 से बड़ा और 23 से छोटा। क्या अपने पास ऐसे नंबर निकालने का तरीका? 23 माइनस 8 माइनस 1, तो क्या अपना आंसर 14 आ गया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? या इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन जो है ना, अब आपको मजे आने चाहिए कि हाँ यार न्यून कोण आ जाए। अब आपको पता लगना चाहिए कि देखते ही छोटे वाले का डबल नहीं करना। वो कभी न्यून कोण पूछ सकता है, कभी हम लोगों से अधिक कोण पूछ सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो यहां पर वो बनेगा कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण सारे मिलकर जो ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो तो 29 होंगे, लेकिन न्यून कोण कितने होंगे? वो अपने पास 14 होंगे। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? सेम क्वेश्चन है, अपने पास अधिक कोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा के अगर है, तो अन्य दो भुजा 12 और 17 अगर हैं, तो कितने त्रिभुज संभव हैं? चलो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 30। अरे यार, आपको बिल्कुल कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या ही सोच के आए हैं। मतलब एकदम ये कसम खा के बैठे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो सर की बात नहीं सुननी। मेरे दिमाग में जो है वो तो मैं तो फेंक दूंगा बाहर। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर पूरी दुनिया मुझे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के नाम से याद करेगी, पूरी दुनिया। पहली बात तो आपने गलती कर दी खुद ने, और फिर भी उनके दिमाग में मतलब पता नहीं क्या ही है कि घुसता ही। एक तो चीज ध्यान रखो, ये एसएससी मेंस का बैच है। मैं मेंस तक पढ़ा रहा हूँ, ये अलग बात है कि मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन ये बैच एसएससी का है भाई। यहां पर मैं 3 बार बता चुका हूं, 3 बार बता चुका हूं कि न्यून कोण पूछा है। अगर न्यून कोण नहीं पूछता तो करते हैं हम लोग 2n-1, लेकिन 2 बार पहले तो आपने गलती कर दी, फिर मैंने पूरा समझा दिया कि ये गलती मत करो, आप ये मूर्खता का काम मत कर देना। पूरा एग्जाम्पल देकर बताया कि कुछ बच्चे मूर्ख हैं, कुछ बच्चे गलती कर चुके हैं, आइदर फर्स्ट सेकंड, फिर भी उनके दिमाग में नहीं घुसा। उनको लगा कि पता नहीं, वो अपनी मतलब पूरी जिंदगी जी चुके हैं, वो ऊपर से देखते हैं, मतलब वो एक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। क्या चल रहा है, ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको क्या मतलब नॉलेज का? मुझे एक क्वेश्चन पूछना आज, अगर उसका रिप्लाई कर दिया तो ये मास्टर पास है। इसका मैं पूरी जिंदगी भगत रहूंगा और पूजा करता रहूंगा, और ये आंसर नहीं दे पाया तो फेल।
फिर नहीं, फिर मजे नहीं आएंगे। वो सुनते ही नहीं है मैं क्या बता रहा हूं। मैंने 3 बार बता दिया कि ये तब लगाते हैं जब अपने पास यहाँ पर, जब न्यून कोण नहीं देता, नंबर ऑफ टोटल ट्राइंगल 29 होंगे। फिर मैंने कहा इसमें कुछ न्यून कोण होंगे, कुछ अधिक कोण होंगे, कुछ समकोण होंगे। और तो न्यून कोण पूछे तो फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। एक तो फिर आपको ऐसा होना चाहिए, अच्छा मैंने ये गलती की थी, पहले तो खुद ही कर दिया, ओहो न्यून कोण पूछे, गलती की थी मैंने, अगली बार नहीं करूंगा, ऐसे दिमाग में आए तो ज्यादा ठीक है। आप तो मतलब कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो भाई। देखो एडविका नाम है इनका, सर 2n-1 क्यों किया पता नहीं कैसे। आप मेरी तो सुनो, आप मेरी तो सुनो, पढ़ने तो मुझसे आए हो ना। जबकि मैं हर बात बताता हूं, मुझे लगता है कि यार बच्चे को पता नहीं पता होगा या नहीं होगा। अब अपने पास फिर से देखो, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, न्यून कोण है। अब की बार दो साइड ली थी, अपने पास 17 भी बड़ी हो सकती है और एक्स भी बड़ा हो सकता है। अब की बार इसने खुद ने बोल लिया, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, मतलब लिखो क्या, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की साइड के है, obtuse angle triangle, the length of side opposite to the obtuse angle is k सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या k और 17 में से एक बड़ा होगा, या हमें पता लग गया है कि k ही बड़ा होगा, बताओ। जो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तो अब मुझे बताओ 17, अब थोड़ी देर बाद एक बच्चा पूछेगा सर अब की बार k में और 17 में बड़ा क्यों नहीं किया। अब की बार, जबकि मैं बात बता चुका हूं पहले से ही कि के और 17 में से अब की बार सर आपने दो कंडीशन क्यों नहीं ली। तो ये तो वही बात हो गई सर, पिछले क्वेश्चन का आंसर अगर सी आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा कैसे आ सकता है, अपने पास तो बी आना चाहिए। नहीं समझा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग साथ लेकर बैठा करो सारे लोग, ठीक है ना। तो के सबसे बड़ी साइड होगी अब की बार, क्योंकि उसने खुद ने लिख दिया कि जो अधिक कोण के सामने वाली साइड के है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, मुझे ये बताइए 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर क्या छोटा होना चाहिए क्या के स्क्वायर से? बोलो एकदम ठीक है क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलो ठीक है क्या, साथ साथ बताते रहो। तो अपने पास 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। या तो समझना पड़ेगा, या जो नहीं समझेगा उसको मैं भगा दूंगा। ये ऐसा सौम्या को नहीं समझ में आया, ऐसा कल की क्लास में मैंने बताया है। मुझे लगता है यार मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूं, फिर थ्योरी पढ़ा दूं और फिर थ्योरी पढ़ा दूं, तो क्या पता आप लोग याद ही कर लो। ये कल मैं बता चुका हूं कि ऐसा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो साइड और उसके सामने का कोण दे, तो ये कल की क्लास का पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं आपको। तो मुझे ये बताइए के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 433 आ गया है क्या? और बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? रूट करोगे तो ये रूट जो होगा अपने पास, मुझे ये बताइए के का जो मान है, क्या अपने पास 20 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? 20 का स्क्वायर 400, क्या 20 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? 20 और 21 के बीच आएगा। तो के का मान 20.1 भी अगर हो, 20.1 भी अगर अपने पास हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, के का मान क्या 20 होगा क्या? 20 से अपने पास छोटा होना चाहिए। और फिर अपने पास कितना और कितना होगा मुझे बताओ। 20.1 से बड़ा होगा, इसका मतलब के का मान क्या 21 होगा क्या? बोलो ठीक है क्या? 20.1 से बड़ा होगा, एक भी अगर मैं मानू, यहाँ दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 20.1 से बड़ा अगर इंटीजर है तो क्या 21 होगा क्या? फिर मुझे बताओ कितना होगा, 22 होगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 22 होगा।
फिर कितना होगा 23 होगा, फिर कितना होगा 24 होगा। ऐसे बस सिर्फ ये पता लगा है कि के का मान 20 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम साइड कितनी हो सकती है के का मान अगर देखा जाए वैसे, क्या 5 से अपने पास 29 के बीच होगा क्या? ये चीज तो आपको याद है क्या पहले से ही? के का मान अपने पास 5 से 29 के बीच होगा, बोलिए ठीक है क्या? तो 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28, क्या 29 हो सकता है क्या? मुझे बताओ। 29 नहीं हो सकता, तो अपना आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसे 8 ट्राइंगल पॉसिबल हैं, ये अपना आंसर आ गया। मैं चाहता हूं किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए, वो आपको खुद को करना है। और अब ये दो जो क्वेश्चन है ये आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन 44, ये न्यून कोण का मैं बता चुका हूं। पहले तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं वो मैं बता चुका हूं। देखो, इससे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो मैं बता चुका हूं, पहली बात। फिर दूसरा, मिनिमम मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं ये बता चुका हूं कि यहां से x अगर पूर्णांक है तो परिमाप बताओ, जो पूछा जा सकता है। इनटू में क्वेश्चन आ सकता है कि इनटू करने पर ये हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, न्यून कोण का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना एक्यूट एंगल का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। फिर अपने पास ऑब्ट्यूज का बन सकता है अगर के सामने वाली साइड दे दे। और फिर एक क्वेश्चन और, ये कल आते ही पीछे मत पड़ जाना कि सर ये क्वेश्चन प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, प्लीज करवा दो, आपको खुद को करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपको खुद को करना है। ये था अपना ट्रायंगल का पहला पॉइंट और ट्रायंगल का बेसिक। बोलो सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये बेसिक मैं पहला चैप्टर खत्म करवा चुका हूं, इसके क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। टाइम बचेगा तो बाद में और क्वेश्चन करवा देंगे। अब मैं आपको लेकर चलूंगा ट्रायंगल के दूसरे पॉइंट पर, इन सेंटर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ट्रायंगल के दूसरे पॉइंट से पहले। लाइन और एंगल के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज ये आपको जो मैं अब बता रहा हूं, ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज रटनी है आपको। अगर कभी भी ऐसा हो, ये साइड अपने पास पी क्यू आर है, पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं समझा रहा हूं। ये एस टी और यू है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अपने पास इस चीज की जो वैल्यू होगी, क्यूटी का जो मान होगा, सर क्यों होगा मैं कह रहा हूं रट लो, क्यों का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। जब आएगा तब मैं बता दूंगा क्यों होता है ये। इससे इंटू, जब मुझे लगेगा ना कि बच्चों का दिमाग अब ठीक हो गया है, अब बच्चे याद कर पाएंगे, अब बच्चे समझ पाएंगे, उस टाइम मैं खुद ही बता दूंगा। ए वाई अपॉन नीचे होगा ए प्लस बी, ये अपने पास वैल्यू होगी क्यू टी की। ये याद कर लो, रट लो, पहले भी मैंने बताया है अगर आपको याद है तो। ठीक है, क्या मैं पहले बता चुका हूं, याद है क्या? पहली क्लास में बता चुका हूं, बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर इसमें चेंज होगा भाई। जिस बच्चे का आंसर 18 जो है, इसका आंसर क्या 30 आना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लगता है, बोलो ठीक है क्या? 18 इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आंसर में इसमें दिक्कत है, ऑप्शन में है नहीं कोई भी एक आंसर। आपका 30 बना लो, 60 का आधा 30, ये आंसर होगा, बोलो ठीक है क्या? 29 समझा देता हूं, ध्यान से समझना। 29, मुझे अक्स का मान अगर बताना है, पहले तो मुझे बताओ ये 133 अगर है तो मैं इस चीज को लिख दूंगा 47। 47 लिख दूं, ठीक काम चल जाएगा क्या? 47 लिख दिया। और ये 143 है तो इसको मैं लिख दूंगा 37। ये चीज बोलो मैंने दोनों कैसे लिख दी, सभी लोग समझ पाए हो क्या? जो बच्चा बार बार 29 पूछ रहा है बता देते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएगा। वैसे तो नाराज होकर अपने करेगा भी क्या, लेकिन फिर भी बच्चा नाराज नहीं हो तो ज्यादा ठीक है। वैसे अपने गांव में एक कहावत है कि नाराज होके कौन सी भैंस खोल लेगा भाई। तो लेकिन फिर भी बच्चे को समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां से पास होती हुई इनकी एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं। मुझे बताओ ये अगर 37 है,
ये अगर 37 है तो क्या ये भी 37 होगा? ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा है, बोलो ठीक है क्या? और ये अगर 47 है तो मुझे बताइए ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड चाहे सीधा बने पैरेलल लाइन से, तो ये भी 47 होगा। क्या सारे बच्चे समझ पाए हैं क्या? क्या इन दोनों को आप लोग जोड़ लोगे क्या? दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर 84 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। कितना आसान था देखो। काफी सारे तरीके हो सकते हैं, आप लोग लाइन को इधर भी आगे बढ़ाकर भी कर सकते हो, ऐसे आगे बढ़ाकर भी कर सकते हो कि ऑल्टरनेट एंगल ये अगर 37 है, ये अगर 47 है तो ये भी 47 होगा। ये बीच वाली लाइन मत खींचो, ये 37 ये 47, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। 30 नंबर उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलो 31 पर आओ आप लोग, बिना कोई ज्यादा बातें किए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, तीनों लाइन अगर पैरेलल है तो पी आर का मान अपने पास 10 है, बहुत अच्छी बात। आर टी की वैल्यू 22, और अच्छी बात। यहां पर टीबी की वैल्यू 16 और क्यू डब्ल्यू का मान 42। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ध्यान रखना टोटल 42 दिया हुआ है, तो हमें पूछा क्या है? क्यूएस पूछा है। क्यों पूछा है पता नहीं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्यूएस का मान यहां पर एक्स मान लो। कितना आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है नहीं हुआ। अपॉन टोटल 42, क्या बताया था क्या उस दिन मैंने? अपने पास इन साइड की अगर मैं बात करूं, ये वाली साइड जो लोगे और इधर अगर टोटल दी हुई है टोटल ले लो, तो इधर से भी ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। 10 अपॉन, मुझे बताओ क्या लिखोगे? तो मैं कहूंगा अपॉन में इनका टोटल लिखना। अपने पास यहां पर ये टोटल लिखना है, ये बात ध्यान रखना। जो इधर से साइड लेते हो वही इधर से लेनी पड़ेगी, और इनका सम मुझे बताओ क्या 42 होगा क्या? 6 से कट रहा है 8 बार, और 6 से कट रहा है 7 बार, 2 से 4 बार, और 2 से कट रहा है 5 बार, 35/4। अक्स का जो मान हुआ वो आ गया 35/4, और 35/4 का मतलब क्या 8.75, ये आंसर है क्या? कितना आसान था, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। चलो अगला करो। जो इधर साइड लेनी पड़ेगी वो इधर लेनी पड़ेगी, बस ऐसे ऐसे आप लोग कर लेना। 12 अभी नहीं करना आपको, 12 अभी नहीं करना। टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी मैंने उसको छुड़वा दिया है भाई, परेशान नहीं वो। फॉर्मूला लगाया क्लास नंबर 1 का, फॉर्मूला लगाया क्लास नंबर 1 का। 12 हो गया है क्या? तो 12 हो गया है तो कोई दूसरा क्वेश्चन होगा फिर, और हो गया है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? 13 या 14 ऐसा होगा जिसमें आपको मैंने वो जो क्वेश्चन है ना एक लोकस वाला, बिंदु पथ वाला, वो छुड़वा दिया है, वो बाद में बताऊंगा। 12 हो गया है तो उनको वापस देख लो भाई। मुझसे यहां पर सभी बच्चों का टाइम वेस्ट मत करवाओ आप, खुद के थोड़ा सा, खुद के लिए। अब अपने पास कहा गया है कि बी एच का मान, बी से एच की जो वैल्यू दी हुई है वो 188 दी हुई है। एकेपी देख लो, मैं समझाता हूँ भाई, आपके एन का जवाब देता हूं मैं। यहां पर हमारे पास पूछा है ई से जी तक, कौन सा पूछा है? हमें ईजी पूछा है, तो मुझे बताओ यहां से ले सकता हूं क्या? इन दोनों पर बात कर लो, 12/EG। क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 12/EG बराबर, तो इधर से अगर 12 लिया है तो इधर से कितना लेना पड़ेगा? 18/21। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 7 बार। तो बताओ ईजी की वैल्यू अगर कभी पूछ ले, मैंने तो ये सारे की सारी चीजें पूछी हैं, लेकिन ईजी का मान पूछ ले तो आंसर आ जाएगा 14। बोलो समझ पाए हो क्या? फिर और क्या पूछा है? पी क्यू। तो इधर से अगर पी क्यू आप लोग लेते हो, पी क्यू अपॉन 18 लिखूं मैं। पी क्यू अपॉन अगर मैं 18 लिख दूं तो आप कहोगे सर पी क्यू अपॉन 18 के नीचे ही इधर से ले लो 21/12। एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि क्या सर मैं इधर से ये दोनों भी ले सकता हूं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मूर्खता का काम इसलिए नहीं कर, ले तो सकते हो, कौन मना करेगा आपको? इधर वाला भी ले सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू जब दी भी नहीं है तो ये लिखोगे कहां से?
बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये ले तो सकते हो आप, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, फिर सोचकर रखनी पड़ेगी ये 3 और ये 4, और फिर वो सोचेगा कि सोचकर आपने गलत रख ली तो वो गलत कर देगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये 30 इधर वाली नहीं लेते हम लोग। तो 6 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, और 6 से 2 बार। तो बताओ पी क्यू का जो मान आ गया वो 63/2 क्यों आ गया? बोलो, समझ पाए हो क्या? अब मुझे बताओ डीएफ भी चाहिए। अगर डीएफ की वैल्यू आपको निकालनी है तो डीएफ कहां है उसको पकड़ो, ये रहा बीच का, ये डीएफ। तो डीएफ और इसके बाद कौन सी साइड दी हुई है, क्या ये दी हुई है या ये दी हुई है, टोटल दी हुई है? तो आप कहोगे सर टोटल दी हुई है, तो टोटल दी हुई है डीएफ के नीचे 1/88। अब आप लोग इधर से भी बीच की कोई सी भी साइड ले सकते हो, आप लोग 18/टोटल टोटल कर सकते हो, या अपने पास 12/टोटल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना। 12, क्योंकि ये साइड अपने पास 14 आ चुके हैं मुझे पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 2 6 और 1 7, तो ये अपने पास, मुझे बताइए क्या अपने पास 47 आ गया है क्या? और 47 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो डीएफ का मान क्या 48 आ जाएगा क्या? और अब मुझे प्रत्येक बच्चा बताओ, इसको, इसको और इसको क्या सभी को आप लोग ऐड तो कर लोगे क्या? और ऐड करने पर जो भी आपका आंसर है वही आपका आंसर होगा क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? अगला करवाता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, क्या पता ये आ जाए। 33। मुझे बताओ ए बी का मान 30 है, इसका मान 50 है, सी डी का मान क्या होगा यदि ए सी अपॉन सी एफ, ए सी अपॉन सी कितना दिया हुआ है, ए सी अपॉन ई सी बराबर 3/4, ए सी 3 है और ये 4 है। बताओ सी डी का मान निकालना सिखाया है क्या? इसका यहां इंटू करोगे 120, इसका यहां इंटू करोगे। अब नहीं याद हो तब तो मैं क्या ही कर सकता हूं, लेकिन ये चीजें मैं बता चुका हूं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 150 अपॉन अपने पास नीचे कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, तो आंसर आ जाएगा 270/7। बोलो एकदम ठीक है क्या? एक ऊपर बच्चा लवीस, या क्या नाम है भाई, आप पढ़ो, आप पढ़ो जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया, ये चीजें अगर याद नहीं करोगे, कल पहली क्लास में बताया, दूसरे में रिवीजन करवाया, आज फिर बता कर आया हूं थोड़ी देर पहले शुरुआत में। अब अगर नहीं आता है तो फिर तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा भाई आपकी हेल्प। आज फिर बता कर आया हूं यही क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये बता के आया था, उस दिन समझाया था, आज फिर कहा याद कर लेना, और फिर भी अगर नहीं करते हो तो फिर तो मैं कर नहीं पाऊंगा आपकी कोई हेल्प। अगला करो। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, सीडीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो इसने एक साइन दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, बस ये चीज ध्यान रखना है, बराबर का साइन होता है जो हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे बताओ इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, इस चीज को अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ये भी कितना होगा अपने पास, ए। तो अपने पास इधर से जो लेते हो ना, ध्यान से सुनो वापस से, इधर से अगर आप लोग ये ले लेते हो और इधर से अगर आप लोग ये ले लेते हो, इधर से अगर टोटल लोगे तो फिर इसका भी टोटल लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही लो, आप ऐसा भी ले सकते हो, इसको ले लो इधर से, ये अपॉन अगर ये कर लिया तो इधर से फिर ये अपॉन ये ही करना पड़ेगा, फिर इसके नीचे आप ये नहीं लिख सकते।
इधर से जो दो चीजें ली हैं वही आपको इधर से दो चीजें लेनी पड़ेंगी। ये बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो। मान लो इधर से ये दोनों का रेशियो ले लिया आपने, तो आपने इधर से अगर 15 और 25 ले लिया, तो फिर इधर से भी इन दोनों का ही रेशियो लेना पड़ेगा, ये और ये नहीं ले सकते। फिर इधर से भी फिर ये दोनों लेना पड़ेगा, ए अपॉन वाई का रेशियो लेना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? ऐसा ट्राइंगल में समझ में आएगा क्यों लेते हैं। त्रिभुज में जब मैं सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, समरूपता में मैं बता दूंगा, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं आगे कहीं ना कहीं समझा दूंगा। तो अभी इतनी चिंता क्यों करते हो आप? तो मुझे बताओ, ये साइड में ए मान लेता हूं और ये मैं ए मान लेता हूं, तो सबसे पहले अगर इधर से इन दोनों को मैं ले लूं तो 15/a। तो मुझे बताओ, क्या ए अपॉन 27 लिखना ठीक होगा या गलत होगा? ये बात मुझे सारे लोग बताओ पहले। क्या ऐसा लिखना सही है या गलत है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, इधर से ये दोनों लिए तो ये कैसे ले सकते हो, ये लेना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? तो हमें ये गलत लिख दिया मैंने। 27 नहीं लोगे, यहां पर कितना लोगे? 60 लोगे। तो जैसे ही यहां पर 60 लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बराबर 900, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 30। बोलो ये 30 कैसे आ गया और ये 30 कैसे आ गया? पहली बात, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताना, इधर से अगर मुझे अक्स और ये ले लूं, अक्स बटे 25 ले लूं, यहां से अक्स बटे 25 अगर मैं ले लेता हूं, तो इधर से मुझे बताओ, क्या अपने पास अक्स अपॉन 25 अगर ले लिया मैंने, तो क्या इधर से 27/y लेना पड़ेगा क्या? और अक्स का मान अपने पास ना तो अक्स का मान है ना वाई का मान है, तो आप लोग ये नहीं ले तो सकते हो, कौन मना करेगा आपको, लेकिन ये लेना मत, क्योंकि ना तो हमें अक्स का मान पता है ना वाई का मान पता है। तो मैं क्या करूंगा, ये लेने के बजाय मैं इन दोनों को ले लूंगा। देखो, मैं आपको साथ साथ समझाते जा रहा हूं कि यही हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि अपने पास दोनों में से एक का मान पता होना चाहिए, 15/x, और ए का मान पहले निकाल चुके हैं। तो बताओ 30/27, तो 15 से कट गया यहां पर दो बार, तो x की वैल्यू अपने पास 13.5 कैसे आई? बोलो समझ पाए हो क्या? कोई भी आप ले सकते हो, जो जो दो चीजें पता हो। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या मैं y का मान निकालने के लिए इन दोनों को, 15 और 25, और क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूं क्या? मैं कहूंगा जरूर ले सकते हो भाई। इधर से जो दो ले लिया, 15/25, 15/25 बराबर ए का मान 30 पहले निकाल चुके हैं, अपॉन वाई, तो अपने पास वाई की जो 15 से दो बार, और वाई का जो मान आ जाएगा वो क्या 50 आ जाएगा क्या? कोई बच्चा कहेगा कि क्या सर मैं ये भी ले सकता हूँ क्या? मुझे तो इतनी बात बता दो, बाकी सब कुछ समझ गया मैं, मुझे ये बता दो ये दोनों ले सकते हैं क्या? 25/a, ये दोनों नीचे वाले, बराबर, और a का मान 30 है, बराबर y/60 ले सकता हूँ क्या? मैं कहूंगा जरूर ले सकते हो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदल से, बिल्कुल आप ले सकते हो। बोलो सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है अभी तक? मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं। लाइन एंड एंगल का मैं बेसिक आप लोगों को करवा चुका हूं, प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूं, बाद में अगर टाइम बचा तो मैं और प्रैक्टिस करवा दूंगा। दूसरा, मैं बेसिक करवा चुका हूं ट्रायंगल का अभी तक, उसके कुछ क्वेश्चन समझाए हैं। काफी मैं स्टैंडर्ड से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। लेकिन ये लेवल तभी मेंटेन होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे ना, तब रियल में आपको मेरे कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी। जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं ना, उनको मेरी चीजें और ज्यादा और अच्छी और ठीक इसलिए समझ में आता है, क्योंकि इस कंटेंट की वैल्यू पता है कि ये किस स्टैंडर्ड का है, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो आपको अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये बात 3 साल बाद समझ में आएगी, इस कंटेंट की वैल्यू। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में जरूर आएगी। एसएससी के लिए अगर पढ़ना है तो कभी ना कभी तो मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि मैं स्लो थोड़ा सा बच्चों को समझाकर, और इसमें मैं मतलब बेस्ट हूँ दूसरे चीजों को समझाने में। लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। अब सबसे पहले कमेंट हो, मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं 5 मिनट बाद, और फिर से मिलते हैं हम लोग इस क्लास में। ठीक है?
अब आइए आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड की चीजों पर। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी चीजों का स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। और आप चीजें एक बार में कोशिश करो समझने की, भाई मुझे बहुत ज्यादा चीजें पढ़ानी है, बहुत सारी चीजें बतानी है। मैं पॉइंट नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ थर्ड, थ्योरी एक तरफ लिखा करो और फिर क्वेश्चन एक तरफ किया करो। पॉइंट नंबर 3 पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर थर्ड। ये पॉइंट वाइज मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट तक कम से कम 30 के लगभग पॉइंट हो जाएंगे जब लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे। हाँ दे सकते हो हिमांशु, मॉक दे सकते हो, मेंस का भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला लाइन और एंगल के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, दूसरा बेसिक के बारे में बता चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों के कोण समद्विभाजक। हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के कोण समद्विभाजक के बारे में हम लोगों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ कितने ट्रायंगल होते हैं, तो कभी भी कोई सा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो सकता है। क्लास पूरी देखा करो, अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां से मुझे बताइए एक ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे और किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, दो बराबर बराबर अगर भागों में बांटे इसको और इसको, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं, जो भी था 40 था तो 20-20, 100 था तो 50-50, अगर 10 डिग्री था तो 5-5, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। बोलो ठीक है क्या? एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को इसका नाम पता होगा, जैसे नाम से ही पता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कुछ बच्चे खुद से ही सोच लेते हैं कि क्या अपने पास सर ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को क्या बराबर बराबर बांटेगा क्या? ध्यान रखना, नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा और नहीं बांटेगा। तो ये मत सोच लेना कि एंगल अगर बांटता है तो साइड को भी बांटता है, ये चीज ऐसा नहीं होती। तो फिर सर इक्वल नहीं बांटता तो फिर कौन सा रेशियो होता है, क्या होता है? ध्यान रखना आप लोग, एक चीज याद रखिए, अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं और इसके सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास अगर ऐसा है, तो यहां पर ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये दो एंगल बनाने वाली साइड हैं, एक साइड सी है और एक साइड बी है। तो ये जो रेशियो होगा, टोटल साइड तो ए थी, लेकिन ये जो रेशियो होता है ये अपने पास कितना होता है? सी अनुपात बी होता है, सी इज टू बी का रेशियो होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। ये एंगल ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सर एंगल ए बनाने वाली साइड एक सी है और दूसरी साइड अपने पास बी है, तो यहां पर अपने पास सी होगा और ये बी होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? बेस का रेशियो सी अनुपात बी होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी और सी, यहां पर अपने पास तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, यहां से ये साइड मान लो अपने पास 4 है, ये साइड मान लो 5 है और ये साइड अगर 6 गिवन हो, 6 अगर गिवन हो, तो याद रखना ये जो रेशियो अपने पास होगा, ये रेशियो कितना होगा? ये साइड अगर 4 है, ये साइड 5 है, तो ये अनुपात 4:5 होता है। और ये पॉइंट अगर मैं आपको डी मान लूं, तो क्या 6 को क्या 4:5 में बांट लोगे क्या आप लोग? बीडी की वैल्यू कितनी होगी? क्या आप लोग ये चीजें तो आती हैं क्या आपको? थोड़ा इतनी चीजें तो, कि 20 को क्या मैं कहूंगी 2:3 में बांटो, तो क्या बांट लेते हो क्या आप लोग? डिवाइड कर लेते हो क्या? 20 को 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो 20 वैल्यू 5 की है, पहला पार्ट चाहिए तो 2 से इंटू और दूसरा पार्ट चाहिए तो 3 से इंटू। क्या इतना तो पता है क्या आपको?
तो यहां पर अपने पास होता क्या है कि जब अपने पास ये वाली BD की वैल्यू पूछे तो 6/9 इंटू 4 होगा, और अपने पास अगर CD की वैल्यू पूछे तो 6/9 इंटू 5 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर मैं C का मान पूछूं कि यहां से ये पॉइंट अगर D है तो BD की वैल्यू क्या होगी, तो BD की वैल्यू होगी A/C+B, टोटल के नीचे टोटल C+B और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। अगर मैं पूछूं कि CD कितना होगा तो आप कहोगे सर A के नीचे C+B और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, B से। बोलो ठीक है क्या? देखना, मैं आपको फिर समझाता हूं। मान लीजिए अपने पास ऐसा है, यहां पर अपने पास ये एक ट्रायंगल है, देखना A, B और C। ध्यान से समझना सभी लोग, ये A है, ये B है और ये C है। याद रखना, जो अपने पास ज्योमेट्री है वो कंप्लीट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री ही ट्रायंगल है। ज्योमेट्री ही ट्रायंगल ऐसा नहीं है, पूरा अपने पास टॉपिक है। ज्योमेट्री में लाइन, एंगल, ट्रायंगल है, सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल है, सारी की सारी चीजें आएंगी। तो जो भी चीजें अपने पास आएंगी वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा और हमेशा, जब अपने पास यहाँ से सारी चीज एक ही साथ तो हम लोग प्रूव कर नहीं सकते, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जब भी ये चीज आएगी उस टाइम मैं बता दूंगा कि ये आया कहां से। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी इसके पैरेलल लाइन हो, ये लाइन अगर पैरेलल हो ना, ये ए बी और सी, तो याद रखना ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट अगर ई है, तो ये चीज ध्यान रखो कि जब भी पैरेलल लाइन हो जाए AD/DB बराबर आप लोग लिख सकते हो AE/EC के, पैरेलल लाइन होते ही। अब ये मैं बता चुका हूं कि जब आएगा ना तब मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं। जब आएगा मैं खुद ही बता दूंगा, आगे की चीजें मैं इधर लिखता चलूंगा। फिर भी कल तक एक या दो बच्चे पीछे पड़े ही रहेंगे, देखना कि सर ये कहां से आ गया, एक बार प्लीज बता दो। मैं कह रहा हूं सिमिलरिटी में, थेल्स थ्योरम में खुद बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपकी तरफ ये चीज नहीं पहुंचती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आपकी तरफ कुछ बच्चों के पास क्यों नहीं पहुंचती है, ध्यान रखना। अभी ये याद करना है, इसको रटना है, और जब आएगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां से हमने क्या किया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है रेड कलर का, इसका एंगल बाइसेक्टर है रेड कलर का। हम लोगों ने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये लो। किसके पैरेलल लाइन खींच दी हमने खुद ने, हमें तो ट्रायंगल ABC दिया हुआ था, लेकिन हमने ABC के एक पैरेलल लाइन खींच दी। क्यों खींच दी, मेरी मर्जी, खींच दी तो खींच दी, आपको तो मानना है कि हमने पैरेलल लाइन यहां से खींच दी है। ये अपने पास पॉइंट को मैंने मान लिया D है, और ये पॉइंट मान लो, या ये पॉइंट आप लोग मान लो P है, और ये पॉइंट मान लो D है, इधर D हम लोग मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा। क्यों होगा मुझे बताओ, ये बात आपको पता है क्या? दोनों बराबर क्यों, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये बात तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। मुझे बताइए, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अगर आपको याद हो कि ये कोण अगर थीटा होना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी अपने पास थीटा होगा। बोलिए ये चीज आपको पता है क्या? दो लाइन अगर पैरेलल हैं, याद करो, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, यहां से ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो मुझे बताइए, ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण थीटा क्यों हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कल या परसों की क्लास में बताया था, संगत कोण, बोलो याद है क्या?
दूसरा, ये कोण अगर थीटा है मुझे बताओ, तो क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? क्योंकि जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। मुझे ये बताइए, ये दोनों कोण बराबर, ये वाला जो एंगल होगा थीटा अगर है तो ये जेड बन रहा है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो ये जेड बन रहा है। और मुझे बताओ ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? तो यहां से क्या दो एंगल अगर बराबर हैं, ये वाला और ये वाला एंगल अगर बराबर हो गए, तो मुझे बताइए ट्रायंगल की दो एंगल बराबर, तो क्या सामने की साइड भी बराबर होंगी क्या? पहली बात मुझे ये बताओ, क्या एपी और एसी बराबर होगा क्या? बोलो यहां तक प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? और ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, ये पिछली क्लास का है। यहां पर मुझे ये बताइए, इस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से ये याद करनी है आपको। दिख नहीं रहा तो भाई चश्मा वश्मा लो या रिफ्रेश करो। मैं तो उसमें, मतलब प्रत्येक बच्चे को अगर दिख रहा है तो मैं तो इधर से तो क्या कर सकता हूँ आपके पास मेरे भाई। अगर चश्मे वाली प्रॉब्लम है तो उस टाइप से आप डॉक्टर को दिखाओ एक बार, या वैसे इधर वैसे प्रॉब्लम है तो आप रिफ्रेश करो। दिख नहीं रहा इसका तो मतलब क्या हुआ? दो ही चीजें हो सकती हैं। यहां पर मुझे बताइए, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ट्रायंगल बीपीसी की मैं बात करूं और ये लाइन पैरेलल है, तो इस नियम से मुझे बताओ क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि बी ए अपॉन एपी बराबर बी डी अपॉन डी सी? क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? और बताओ सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एपी की जगह क्या आप लोग एसी भी लिख सकते हो क्या? ये ऊपर वाला बी ए की जगह ए बी भी आप लोग लिख सकते हो, तो ए बी लिख दिया मैंने। बी ए या ए बी बात एक ही है, ए बी ज्यादा सुंदर लगेगा। अपॉन ए पी की जगह आप लोग ए सी लिख सकते हो, ये AC लिख दिया, बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो मुझे बताइए, क्या यही चीज हमें एंगल बाइसेक्टर के लिए प्रूव करनी थी क्या, कि अपने पास BD और DC का रेशियो, थोड़ी देर पहले यही तो बताया, BD और DC का जो रेशियो होगा वो क्या AB अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। ये जो साइड होती है 4 और 5 अगर हैं, ये 4 और 5 हैं, तो ये रेशियो भी 4:5 होता है। ये चीज ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, कि आपको पता है क्या? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, कि उनको लगता है कि आप लोग, सर हमें क्या पता लगेगा कि यहां से पैरेलल लाइन खींचनी है इसके। कुछ बच्चों के दिमाग में, जो बच्चे थोड़ा सा एकदम डीप से पढ़ना चाहते हैं, उनके दिमाग में 100% क्वेश्चन बनता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में बैठे बैठे कि इसके पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसा। यदि आप लोग मुझे ये बताइए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों के पास अगर ये पहले से ही आपको पता होता कि ये लाइन खींचनी है और ये चीज यहां से ऐसे करना है, ये रेशियो ये होता है, तो यहां पर आप लोग 6,700 रुपए या 5,400 रुपए आप लोग सोचिए कि क्यों देते। अगर सारी चीजें पहले से ही पता हो तो ये पैसा आप लोग क्यों देते? पहली बात ये थोड़ा सोचो आप। सही बात नहीं है क्या? दूसरा ध्यान रखना, मेंस देने जब बैठोगे और मैं चाहता हूं कि पेपर थोड़ा सा टफ आए, जो कि वो दे ही नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि पेपर 2017 का जो एडवांस मैथ्स का पेपर आया था वैसा पेपर आए, तो फिर मजे आए। और उस पेपर में आपको कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें एक या दो क्वेश्चन में लाइन खींचनी पड़ेगी, कंसंट्रेक्स आपको नई लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो मुझे ये बताइए आप लोग, तो एक चीज सबसे पहली बात, इसका कोई नियम नहीं होता। इस चीज का कोई भी नियम नहीं होता है कि आप लोग लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना? कि अपने पास ऐसा क्वेश्चन आया तो ये नियम है, ऐसा क्वेश्चन आया तो नियम है, ऐसा क्वेश्चन आया तो नियम है, या ऐसा क्वेश्चन आया तो नियम है। कोई नियम नहीं है। वो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि इसमें हम लोग कोई ना कोई नई लाइन ड्रॉ करें, या राइट एंगल बनाए, या एक्यूट एंगल बनाए, या क्या बने, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो वो चीज जब एग्जाम में बैठ, आपको देखो ये कोई काम का नहीं है, कहीं भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, आपके काम की चीज क्या है, आप सिर्फ इसको रट लो। आपके काम की चीज ये है कि आप इसको रट लो कि सामने वाला रेशियो ये होता है। आपके सिर्फ और सिर्फ इतनी काम की चीजें, बोलो ठीक है क्या?
लेकिन जब आप लोग एग्जाम में पहुंचोगे उससे पहले कम से कम मैं 100 बार बता दूंगा कि इधर से ये करो, इधर से ये करो, इधर से ये करो, तो आप लोग वहां पर चीजें सीख जाओगे कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करें, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी चीज याद होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे वाली चीजें इसलिए सिखाता हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, और ये क्लियर करने के लिए 2 3 4 5 बार चीजें आप लोग सीखा करो। अभी मुझे नहीं पता कि अनोटेशन वाली वीड जो क्यों डाउनलोड नहीं हो रही, मुझे ये चीज नहीं पता मेरे भाई। अनोटेशन वाली पीडीएफ क्यों डाउनलोड नहीं हो रही, इस चीज का मुझे नहीं पता। कुणाल 29 तक कर लिए, 30 के क्वेश्चन आज मैं आपको करवा चुका हूं। इसका आंसर मैं आज 18 बता ही चुका हूं आपको, इस टाइप से। हाँ, क्वेश्चंस नहीं लिखने, ओनली और ओनली आपको ये थ्योरी लिखनी है, क्वेश्चन नहीं लिखने। थ्योरी को आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये कल की क्लास आप देखिए 2 बार 3 बार 4 बार और उससे समझने की कोशिश करो, मैं पढ़ा चुका हूं। कल की क्लास में ये चीज मैं बता चुका हूं। अगर वही चीज बार बार पूछोगे तब तो एक ही चीज होगी फिर। ये कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसा क्यों होता है। ये छोटा बनाने के लिए यहां पर हमने पुट किया है। हाँ, आओ आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एंगल बाइसेक्टर, और उसका सिर्फ और सिर्फ मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, और दूसरा पॉइंट मैंने समझाया है कि ये रेशियो क्या होगा, सामने वाली साइड को कौन से रेशियो में बांटेगा। अब मैं आपको इसका पढ़ाता हूं तीसरा पॉइंट। मुझे आप लोग ये बताइए, डायग्राम कुछ क्वेश्चन में आता है, कुछ में बनाना पड़ेगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? ये बात बताइए मुझे, एक ट्रायंगल में अपने पास कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये चीज समझाओ। तो आप लोग कहोगे सर एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, बोलो ठीक है क्या। आंसर देते रहा करो मुझे, क्योंकि चीजें मुझे नहीं आती हैं। आप लोग बताते रहोगे, मैं वैसे वैसे चलता रहूंगा। 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंसेंट्रिया अंत के अंदर। एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर या अंत के अंदर। बोलिए एकदम ठीक है क्या। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर। और ध्यान रखना, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी एग्जामिनर, बच्चा तो आपसे क्यों पूछेगा, अगर बी आई सी पूछे, एंगल बी आई सी अगर पूछे, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी 2011 एसएससी मेंस में, उससे पहले ज्योमेट्री नहीं आती थी। 2011 में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी, उससे पहले ज्योमेट्री नहीं आती थी। और अगर आप लोग देखोगे एसएससी के इतिहास में ज्योमेट्री का सर पहला क्वेश्चन जब आया था वो कौन सा था, तो पहला क्वेश्चन यही था कि अपने पास ये अगर 30 डिग्री है तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल आप लोग बताओ क्या होगा। ये एसएससी का क्वेश्चन इस टाइप से था। ये अगर आई पर मिले तो बी आई सी बताओ, तो मुझे बताइए बी आई सी कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो आंसर जो आएगा वो 105 डिग्री आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। अगर अपने पास 2 नंबर कभी भी अगर ए आई सी पूछ ले एंगल, इसको बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इन सेंटर को, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है।
और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ये बी होगा। और अगर कोई पूछ ले कि ए आई बी क्या होगा, तो एंगल ए आई बी बराबर अपने पास होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। क्यों होता है इसको आप लोग कल तक प्रूव करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। यहां से कल की क्लास शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से ढंग से समझ में आई होगी। तीसरा पॉइंट, अब इसमें एक एक पॉइंट मैं पढ़ाते चलूंगा। वैसे रियल में 3 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पहला पॉइंट मैं पढ़ा चुका था एंगल बाइसेक्टर, दूसरा मैं एंगल के बारे में मैं बता चुका एंगल और लाइन, दूसरा मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, और तीसरा पॉइंट अब अपने सामने आ चुका है। बोलो ठीक है क्या? अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। खुद का ध्यान खुद ही रखना है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, और घर के अंदर आप लोग रहना। गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि।